नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं पत्र लेखन। कल इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसमें हमने जाना था कि पत्र लेखन क्या है, उसकी परिभाषा, और इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक आलेखन और उन्नत आलेखन। प्रारंभिक आलेखन के बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे उन्नत आलेखन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, उन्नत आलेखन की बात करें तो उन्नत आलेखन से अभिप्राय उन पत्रों से, परिपत्रों, अधिसूचना, निविदा सूचना तथा अन्य प्रकार की सूचनाओं के आलेखन से हैं, जो व्यवस्थित कार्यालयों के लिपिकों, सहायकों, निरीक्षकों तथा उच्च अधिकारियों के द्वारा लिखे या लिखवाए जाते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहले है विषय। देखिए, जब भी कोई उन्नत आलेख किया जाता है किसी कार्यालय के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो वहाँ पर विषय का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आलेख लिखा जा रहा है उसके विषय अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो विषय के अनुसार ही आलेख का आकार और प्रकार बदल जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि विषय के अनुसार ही, विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, विषय के अनुसार ही उसका आकार और उसका प्रकार दोनों बदल जाते हैं। उसके बाद है संदर्भ। संदर्भ का मतलब क्या है? जिस विषय पर आलेख तैयार किया जाता है, यदि वो नया है तो उसका संबंध किसी पूर्व पत्र से नहीं होता। यदि नया विषय है तो मान लिया कि पहले कुछ भी नहीं है उसके बारे में हमारे पास, लेकिन अगर वो नया नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी का पत्र हमारे पास अवश्य होगा। यानी संदर्भ, यानी इससे जुड़ी हुई कोई बात हमारे पास, उसका पहले का पत्र हमारे पास होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि उसका पूर्व संदर्भ देना ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। पूर्व पत्र के संदर्भ के बिना प्रारूप का अर्थ पूर्ण समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे संस्था में या कॉलेज में या स्कूल में कोई पत्र आया, तो हम क्या कहेंगे कि आपने जो पत्र हमें भेजा था, पत्र संख्या ये मान लीजिए 1 2 3 जो भी है, पत्र संख्या 1 2 3 के संदर्भ में हम ये पत्र लिख रहे हैं या ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहले से आए हुए पत्र का संदर्भ हमें देना होगा। उसके बाद है प्रारूप का विभाजन। देखिए, प्रारूप को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे कितने भागों में बांट सकते हैं? उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उस भाग में विषय का वर्णन और पूर्व संदर्भ में आता है। यानी विषय जो पहले उसके बारे में चर्चा हो चुकी है उसको यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसके दूसरे भाग की अगर देखें तो दूसरे भाग में विषय से संबंध कारण क्या है, उसके तर्क या उसकी जो विशेषताएं हैं उनको रखा जाता है। यानी जिस विषय पर बात चल रही है, पत्र लिखा जा रहा है, उसके कारण, उसके तर्क और उसकी विशेषताओं को रखा जाता है। फिर इसका जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में प्रारूप को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि ये निष्कर्ष निकलता है इस बात का, वो तीसरे भाग में लिखा जाता है। तो कोई भी जब आलेखन किया जाता है तो उसका प्रारूप का 3 प्रकार से विभाजन होता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद और उपशीर्षक। अनुच्छेद और उपशीर्षक की अगर बात करें तो छोटे प्रारूप में 1 या 2 अनुच्छेद होते हैं। यहाँ पर लंबे प्रारूप में कई अनुच्छेद हो सकते हैं। देखिए, जैसे हम कोई भी बात लिखते हैं तो अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और हमारी बात अगर कहीं बदल रही है तो हम उसको क्या करेंगे? दूसरा स्टैंजा शुरू करेंगे या दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम लगातार लिखते रहेंगे तो हमारी बात का निचोड़ क्या है या हमारे जो लिखने का तरीका है वो आकर्षक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम या तो अनुच्छेद बनाएंगे या हम उसे शीर्षक देंगे कि मेरी ये बात इस विषय से संबंधित है, उसका हम उपशीर्षक दे देंगे। तो इस तरह से हमें जो भी प्रारूप तैयार करना पड़ता है उसमें अनुच्छेद और उपशीर्षक का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक अनुच्छेद में संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तो ये तो प्रारूप के आरंभ में ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये संख्या डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं, आलेखन कर रहे हैं, उसमें अपनी बात को बताने के लिए हमें अनुच्छेद का या उपशीर्षक का प्रयोग करना होता है। उसके बाद आता है भाषा। जिस भी विषय से संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं वहाँ भाषा सरल होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखें, स्पष्ट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कठिन शब्दों का प्रयोग हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग अगर करेंगे तो दूसरा समझ नहीं पाएगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसे समझने में असमर्थ होगा।
वाक्य जो बनाएं वो छोटे हों और प्रभावशाली हों, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो वाक्य हैं या शब्द हैं वो एक ही अर्थ को स्पष्ट करें, ये भी आवश्यक है। उसके बाद है उद्धरण। उद्धरण की अगर बात करें तो कभी कभार क्या है, प्रारूप में किसी व्यक्ति विशेष या उच्च अधिकारियों या फिर सरकारी निर्णयों को उद्धृत करना विषय की दृष्टि से ज़रूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो विचार हैं या आदेश हैं या जो उक्तियां हैं उनको मूल शब्दों में ही देना चाहिए, यानी ये क्या है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति विशेष के विचार है तो वो हमें इसी में डालने चाहिए कि फला व्यक्ति ने ऐसा कहा था, तो वो क्या कहा था वो हमें इन उद्धरणों में इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि संबंधित अधिकारियों को प्रारूप की प्रतिलिपि भेजी जाती है। प्रतिलिपि पर संबंधित अधिकारी का नाम और पता अवश्य होना चाहिए, जिसको हम भेज रहे हैं और जो लिख रहा है उसका नाम और पता वहाँ ज़रूर होना चाहिए। फोटोकॉपी सबसे आखिर में करी जाती है, पहले लिखकर साइन करवा के और उसको तैयार कर लिया जाता है, फिर फोटोकॉपी बनाकर उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद है संलग्न पत्र। कई बार क्या आता है, प्रारूप जो हमारे पास प्रारूप है उसके साथ जो पहले के आए हुए पत्र हैं उनकी फोटोकॉपियाँ भी हमें उसके साथ जोड़नी होती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि कोई संदर्भ देना होता है कि आपका पत्र आया था जिसकी संख्या ये थी, तो इस संख्यात्मक पत्र को यहाँ पर हमें फोटोकॉपी उसकी लेकर पत्र के साथ हमें लगानी होती है। उसको हम क्या कहेंगे, संलग्न पत्र कहते हैं, जो फोटोकॉपी हम साथ में लगाते हैं। तो इस तरह से उन्नत आलेख लिखे जाते हैं जो किसी भी कार्यालय के लिए, किसी भी विभाग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने किया है उन्नत आलेखन पत्र लेखन के अंतर्गत, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।